स्वागत है। आज हम भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही निवेशकों के लिए कुछ रणनीतिक विचारों पर भी बात करेंगे। हमारी ये चर्चा भारतीय शेयर बाजार विश्लेषण और रणनीति नाम के कुछ दस्तावेजों पर आधारित है। ये बस एक सामान्य खाका देते हैं कि बाजार कैसे चलता है। हमारा मकसद है कि इन जटिल बातों को थोड़ा आसान बनाएं और कुछ मुख्य रणनीतियों पर रोशनी डालें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए बाजार ऊपर नीचे क्यों होता है, इसके पीछे कई परतें होती हैं। रोज के नंबर देखने से ज्यादा जरूरी है कि हम उन बुनियादी फैक्टर्स को समझें जो इन्हें चलाते हैं। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हम यहाँ सामान्य सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, कोई रियल टाइम डेटा या सलाह नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये जो विश्लेषण है ये क्या कहता है? बाजार में अगर गिरावट आती है या आ सकती है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, स्रोत कई तरफ इशारा करता है। एक तो है वैश्विक कारक, जैसे मंदी की आशंका हो गई, या फिर अमेरिका, चीन जैसी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें अगर सुस्ती आती है। अच्छा, और अपने देश के अंदर घरेलू स्तर पर? हाँ, घरेलू मुद्दे भी कम नहीं है, जैसे आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा रहा है, महंगाई की चिंता तो लगातार बनी ही हुई है। और हाँ, कभी कभी भू राजनीतिक तनाव, दुनिया में कहीं कुछ होता है, उसका असर भी यहाँ पड़ता है। और इसमें कुछ खास सेक्टर्स का भी जिक्र है, जैसे बैंकिंग, आईटी। हाँ, विश्लेषण ये दिखाता है कि कैसे ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए वैश्विक मंदी की आहट है, तो उसका असर सिर्फ विदेशी निवेश पर नहीं पड़ेगा, वो यहाँ की कंपनियों के मुनाफे, उनकी विस्तार योजनाओं, इन सब पर असर डाल सकता है। और जैसे आपने कहा, बढ़ती ब्याज दरें वो लोन महंगा करती हैं, तो बैंकिंग, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर दबाव में आ सकते हैं। दस्तावेज में काल्पनिक उदाहरण है कि कैसे बैंकिंग स्टॉक एनपीए की वजह से या आईटी सेक्टर भारी मांग घटने से प्रभावित हो सकते हैं। ये तो हुई गिरावट की बात, लेकिन क्या मुश्किल समय में भी कुछ उम्मीद रहती है? क्या कुछ ऐसे शेयर या सेक्टर हैं जो शायद बेहतर प्रदर्शन करे? बिल्कुल ऐसा होता है। विश्लेषण बताता है कि जिन्हें हम रक्षात्मक या डिफेंसिव सेक्टर कहते हैं, वो कई बार बेहतर करते हैं। जैसे एफएमसीजी, रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बनाने वाली कंपनियां, या फार्मा, दवाइयां। कभी कभी आईटी को भी इसमें गिना जाता है जी। कुछ हद तक। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इनकी मांग पर आर्थिक उतार चढ़ाव का असर थोड़ा कम होता है। चाहे अर्थव्यवस्था धीमी हो, लोग रोज का सामान तो खरीदेंगे, दवाई भी लेंगे। और विश्लेषण ये भी कहता है कि इन सेक्टर्स में भी वो कंपनियां ज्यादा मजबूत रहती हैं जिनकी बैलेंस शीट अच्छी हो, कैश फ्लो तगड़ा हो, जिनका वित्तीय आधार मजबूत हो। हाँ बिल्कुल, ताकि वो मुश्किल दौर झेल सकें। ये उन सेक्टर्स के उलट है जो आर्थिक साइकिल पर ज्यादा निर्भर करते हैं, जैसे मान लीजिए महंगी गाड़ियां या बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। इन पर असर जल्दी पड़ता है। तो ठीक है, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ये विश्लेषण निवेशकों को क्या करने की सलाह देता है? क्या रणनीतियां हो सकती हैं? कुछ बातें तो जानी पहचानी हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी, जैसे विविधीकरण, यानी डाइवर्सिफिकेशन, अपने निवेश को अलग अलग जगह लगाना। हाँ बिल्कुल, अलग अलग सेक्टर्स में, शायद अलग अलग एसेट क्लास में भी। दूसरी बात है क्वालिटी पर फोकस। क्वालिटी स्टॉक बड़ी कंपनियां? जरूरी नहीं कि सिर्फ बड़ी हो, ऐसी कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हों, मैनेजमेंट अच्छा हो, जो मुश्किल समय में भी, जैसा हमने कहा, टिक सकें, मुनाफा कमा सकें। और विश्लेषण में मैक्रो इंडिकेटर्स पर नजर रखने की बात भी है, जैसे आरबीआई पॉलिसी, महंगाई दर। जी हाँ, और वैश्विक संकेतों पर भी, ये समझना कि बड़े स्तर पर क्या हो रहा है। एक और अहम बात है लंबी अवधि का नजरिया रखना। पैनिक में आकर बेचना नहीं। सही, घबराहट में, खासकर तब जब गिरावट सिर्फ सेंटिमेंट की वजह से हो, न कि फंडामेंटल खराबी के कारण। और हाँ, सूचित रहना, जानकारी रखना। जानकारी तो बहुत होती है, कौन सी जानकारी? वही, विश्वसनीय स्रोतों से ये समझना कि क्या महत्वपूर्ण है, जैसे पॉलिसी बदलाव, आर्थिक आंकड़े, और क्या सिर्फ शोर है। एक और टूल का जिक्र है, स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस यानी नुकसान को एक सीमा पर रोकना। जी, ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, लेकिन विश्लेषण ये भी कहता है कि इसे समझदारी से लगाना चाहिए। ऐसा न हो कि बाजार की छोटी मोटी उठापटक में आप अच्छे निवेश से बाहर हो जाएं। तो एक संतुलित नजरिए की जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें, बाजार की चाल कई सारी जटिल चीजों पर निर्भर करती है, वैश्विक भी,
घरेलू भी। लेकिन ये विश्लेषण ये बताता है कि एक अनुशासित तरीका जिसमें डाइवर्सिफिकेशन हो, क्वालिटी का ध्यान हो, जोखिम का प्रबंधन हो और सोच लंबी अवधि की हो, वो शायद निवेशकों के काम आ सकता है। एकदम सही कहा। और ये दोहराना जरूरी है कि ये सब सामान्य सिद्धांत हैं जो उन दस्तावेजों में बताए गए हैं। असल निवेश का फैसला हमेशा मौजूदा जानकारी, अपने वित्तीय लक्ष्य और आप कितना जोखिम ले सकते हैं इस पर आधारित होना चाहिए। जैसा स्रोत सामग्री में भी कहा गया है, भरोसेमंद फाइनेंशियल न्यूज़ और किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से बात करना हमेशा बेहतर होता है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह से वैश्विक और घरेलू चीजें बदल रही हैं, आपको क्या लगता है भविष्य में टेक्नोलॉजी जैसे एआई या क्लीन एनर्जी, ये सब भारतीय बाजार में, जिन्हें हम पारंपरिक रूप से रक्षात्मक या ग्रोथ वाला सेक्टर मानते हैं, उनकी परिभाषा को कैसे बदल सकती हैं? इस पर सोचना शायद निवेश के कुछ नए रास्ते खोल सकता है।